नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरक्षण के रिगार्डिंग आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा हुआ है कि आरक्षण की अनुसूचित जातियाँ, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग, आपके आर्थिक रूप से कमजोर और आपके यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासनीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इस क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जो हो गए उनके हो गए, यहाँ पे दिव्यांगजन हो गए, उनके जो आरक्षण हैं उनके यहाँ रिगार्डिंग बात करी गई है। यहाँ नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए साथियों। तो देखिए लिखा हुआ है नोट में यहाँ पे उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के शासना के लिए शासन अधिसूचना चिन्हित किए गए पदों पर चयन के संबंध में कार्यालय विज्ञापन संख्या दी गई है। और यहाँ 18 अप्रैल आपका 2022 बिंदु नंबर 5 अनारक्षित रिक्तियों पर के नियुक्त के प्रावधान नियमानुसार किया गया है। दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किए गए हैं पदों के दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को किसी भी अनारक्षित रिक्त पर नियुक्त के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया गया है। यानी जितने भी जो दिव्यांगजन हैं वो ऐसा नहीं है कि उनकी 81 वैकेंसी है, वो अनारक्षित जो श्रेणी होती है, जो जनरल कैटेगरी में जो आपकी 40% सीटें होती हैं जो कि आपकी आरक्षित नहीं होती किसी भी वर्ग के लिए, तो इसमें वो जा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कोई भी किसी के लिए रोका नहीं गया है, तो आप अपनी श्रेणी में भी लड़ सकते हैं और इसमें अनारक्षित श्रेणी में भी आप बासरते जाएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, पॉइंट नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो शासनादेश संख्या 39 रेट आपकी दी गई है, यहाँ पे जून 2019 शासनादेश और इनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों के भर्ती के प्रक्रम में महिलाओं को अनमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनमन्य होगा। यानी जितनी भी जो आपके स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको, मूल निवासी हैं, उनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अन्य राज्य की जो स्त्रियां, जो महिलाएं होंगी, उनको यहाँ पे आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। रेट संख्या की बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 अन्य रेट याचिकाओं में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16/1/2019 को अल्ताताई यानी अल्ट्रा वायरस घोषित करने के संबंध में निर्णय अनुपालन के शासनादेश संख्या इतने के विलोपन किए गए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त शासनादेश माननीय उच्च न्यायालय के, ये आपकी बात करी गई है, विरुद्ध अपील करने संख्या में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसमें कहा गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सभी अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण पत्र, कार्मिक अनुभाग के कार्यक्रम संख्या, विज्ञापन संख्या इतनी जो आपकी दी गई है 2002। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो अनुरूप में होगा, वर्ष के 1 वर्ष से पहले का अनमन्य होगा। तो साथियों, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 वर्ष पूर्व का निर्गत होना चाहिए जब आप आवेदन कर रहे हैं। तो आप आवेदन कर रहे हैं 2025 में, तो 2024 तक का आपका जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का चलेगा। यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद का भी आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो आपका मान्य होगा, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व बता रहा है, आवेदन से 1 वर्ष पूर्व का भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर कोई भी ये क्वेश्चन किसी का है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो कब तक का मान्य होगा, तो 2024 में आपने 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपका मान्य करा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, स्वतंत्रता सेनानी, संग्राम सेनानियों के आश्रित दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग, खेलों में खिलाड़ी, कुशल खिलाड़ी एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो, देखिए कि यहाँ पर आगे बात करी गई है, ये पूरा है। ठीक है, देखिए तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी, देखिए लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण या आय में छूट अनुमन्य नहीं होगी। यानी जो भी आरक्षण के प्रावधान हैं वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए कैटेगरी के जो, उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, अन्य राज्य वालों को कोई भी ना तो एज में छूट मिलेगी और ना ही कोई आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों
अभ्यर्थी यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो ओटीआर से संबंधित समस्त में अपनी श्रेणी उप श्रेणी से या एक से अधिक जो भी आवश्यक अंकित करें और समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं ओटीआर में आप अपनी दे दें। तो ओटीआर में भी आपका कैटेगरी से संबंधित इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो आपको देनी है। देखिए, आरक्षण आय में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित श्रेणी के समर्थन पर इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट वन में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में समझ जो आपके अधिकारी हैं उनके द्वारा आप अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका निर्गत करा लें। ठीक है, एक से अधिक आरक्षित श्रेणी में आय छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही श्रेणी में आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, तो आपको केवल एक कैटेगरी का आप लाभ ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप दो कैटेगरी का लाभ ले लो। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही अनमान्य होगा। तो देखिए, आपकी जो जाति होगी वो आपकी यहाँ पर आपके हस्बैंड से कोई मतलब लेना देना नहीं है कि आपने मान लीजिए कि कोई कैटेगरी की ऐसी स्त्री है जो ओबीसी कैटेगरी से थी और उसने एससी कैटेगरी में जाके मान ली शादी कर ली, तो उसके हस्बैंड का यहाँ पे जाति से कोई मतलब लेन देन नहीं, उसका जो लेन देन होगा उसके पिताजी से होगा, यानी पिताजी का जो है उससे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, न कि हस्बैंड से। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन में पात्रता एवं आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी में उप श्रेणी में दावा करता है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो आपको रेडी रखने हैं और स्व प्रमाणित करके जब भी आयोग मांगेगा डीवी के टाइम में तब आपको वहाँ पे प्रस्तुत करने हैं आयोग को। अगर इस समय के आप अगर जो डॉक्यूमेंट से आप प्रोड्यूस नहीं करा पाते हैं तो आपका वहाँ पे उसमें आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपात कमीशन प्राप्त वैकल्पिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें। ठीक है, तो ये आपकी शर्तें वर्तें दी गई हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए बढ़ जाइए और देखिए वैवाहिक परिस्थितियाँ। तो यहाँ पर देखिए वैवाहिक परिस्थितियों के बारे में बात करी गई है कि ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो अथवा महिलाएं उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पत्नी हो पात्र नहीं होंगे। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो ऐसे कोई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक से अधिक मतलब जिनकी जीवित पत्नियां हैं, महिलाएं अभ्यर्थी हैं, उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर दिया है, अगर महिला पत्नी है जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है जिसकी पहले से ही कोई एक पत्नी है, तो उनको यहाँ पर जो वो लोग यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे बताई गई है। आप देखिए शैक्षिक अहर्ता वाला जो है वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, शैक्षिक अहर्ता से संबंधित आपकी चीज़ें। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।